आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 31 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 30 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 31। इस मॉडल सेट नंबर 31 के अंदर बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या आए हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों की मदद हो सके और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। तो शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 31। पहला प्रश्न देखिए आप, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। जो मछलियाँ होती है, फिश होती है, उनका अध्ययन करेंगे। उनका अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे हम मनुष्य की यानी ह्यूमन बॉडी का अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंदर आता है? बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर आता है ना। तो वैसे ही जो हम मछलियों का अध्ययन करेंगे वो किसके अंदर आता है? वो कौन सी टर्म है, यानी टर्म का नाम बताना है। वो होता है भाई इथिकियोलॉजी। इथिकियोलॉजी क्या कहलाती है? इथिकियोलॉजी कहलाती है। ये एक ऐसी बायोलॉजी की ऐसी टर्म है जो फिश यानी मछलियाँ होती है उनसे उनकी जितनी भी प्रजाति है, जितनी भी जानकारी है, सब कुछ इसके अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है? इथिकियोलॉजी। इथिकियोलॉजी। अगला प्रश्न देखें, घाव का अध्ययन कहलाता है। यानी घाव क्या होता है? इंजरी। हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? उस घाव को जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, यानी वो घाव भी भरे ना, मनुष्य को कोई पेन हो, और उस घाव को किस तरह भरना है, कौन सी दवाई देनी है, ये सब इन सब का अध्ययन यानी इस सब का अध्ययन हम पढ़ेंगे तो वो जो भी हम पढ़ेंगे तो किसके अंदर आएगा? जितनी भी जानकारी हम लेंगे वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी ट्रोमेटोलॉजी। ये भाई बायोलॉजी की ही टर्म है। जो घाव होता है उसके बारे में सभी जानकारियां इस साइड के अंदर मिलती है। साइड क्या होती है? ये बायोलॉजी की ही एक टर्म है भाई। हम बायोलॉजी कह देते हैं। बायोलॉजी तो ये पूरे जीव विज्ञान के एक वर्ड के अंदर डिनोट की जाती है। यानी जीव विज्ञान हमारी बायोलॉजी हम क्या देते हैं? हम बायो पढ़ेंगे। बायो तो क्या देते हैं हम? बायो तो होती है पूरी जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाती है। हम पूरे जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, तो इसलिए जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं, इसकी टर्म न्यारी है। मछलियों की बात की, इसकी टर्म ये रही। वैसे ही घाव के बारे में अध्ययन कहलाता है, वो होता है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। यानी जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? उसका अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी क्या कहलाती है? मतलब इसके अंदर क्या पढ़ना होता है? इसके अंदर पढ़ना होता है क्योंकि कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने मरे हैं, कितने मतलब जीवित बच्चे हैं, लाइव है, और ये हो गया ये 3 चीज। तो फिर कितने बच्चे 10 साल तक की एज के, कितने 20 साल की एज तक के, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सब डाटा किसके अंदर होता है? डेमोग्राफी के अंदर जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है। यानी मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, तो ये बताना है ह्यूमन के अंदर ह्यूमन होता है
ह्यूमन के अंदर कहाँ पर सबसे अधिक मोटी त्वचा होती है? मोटी त्वचा यानी जो स्किन होती है सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो वो होते हुए तलवे पर। तलवे क्या होता है? जो हमारी एडी होती है ना, एडी फुट फुट होता है, हमारा पैर होता है, पैर के अंदर, पैर के आगे तो हमारी उंगलियां हो जाती है, फिंगर हो जाती है, गूठा हो जाता है, और जो एडी होती है ना उसकी तली देखना आप, तलवे, उसकी जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। ये आप देखना, खुद ही आप बता सकते हैं सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? एडी के अंदर यानी तलवे पर। अगला, एक मिनट हो, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या हमारा? कोशिका में पाया जाने वाला क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ। जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है भाई। डीएनए क्या होता है? ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, यानी जो पिता, कोई भी लगा लो पेरेंट्स होते हैं, वे अपने गुण होते हैं, वे डीएनए के द्वारा उसमें एम्ब्रियो में भेजते हैं, यानी बच्चे के अंदर जाते हैं। भी पेरेंट्स अपने गुण डीएनए के द्वारा, जो गुण होते हैं, करैक्टर होते हैं, वे भाई बच्चे के अंदर किसके द्वारा भेजते हैं? डीएनए के द्वारा। डीएनए भाई सेल के अंदर पाया जाता है। जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। डीएनए की फुल क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखिए। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? यानी योग्यता उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? ये क्या था भाई? डार्विन ने। डार्विन ने भाई एक्सपेरिमेंट कर कर ये बताया था जो योग्यता होती है, मतलब योग्यता क्या होती है? जो क्लाइमेट्स होता है, जो वातावरण होता है, जो उस वातावरण के अंदर अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को दूसरों के सामने ऊंचा दिखाएगा, वो उस क्लाइमेट्स के अंदर जीवित रह सकता है। तो ये योग्यता की उत्तरजीविता का मतलब उसने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? डार्विन ने भाई। डार्विन एक महान साइंटिस्ट रह चुके हैं जो बायोलॉजी के अंदर इनका योगदान सबसे अधिक है। डार्विन का, मेंडल का और अरस्तु का, ये मतलब बहुत साइंटिस्ट है जिनका योगदान बायोलॉजी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई। मानव में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। जो मानव होता है, मानव शरीर के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है भाई? आंत में, मानव के आंत में, यानी मनुष्य की आंत होती है, जो पेट होता है, पेट के अंदर ही तो आंत होती है। पेट क्या होता है? बेली आप, पेट तो छोटा ही होता है, जो हमारा ये छाती से नीचे होता है ना, तो चेस्ट कहते थे, उससे नीचे ये बेली कहलाती है। तो बेली के अंदर आंत होती है भाई। जो आंत होती है इसके अंदर भाई एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। ये आप ध्यान रखना। आगे है पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। जो पेचिस होता है, मतलब पेचिस किसके द्वारा होता है? पेचिस किसके द्वारा होता है यानी उत्तरदायी बताना है। प्रोटोजोआ। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? एंट अमीबा होता है भाई। ये आप ध्यान रखना। कौन सा होता है भाई? एंट अमीबा। कौन सा होता है? एंट अमीबा। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। ये आप ध्यान रखना।
अगला प्रश्न देखिए, प्रा क्या होता है, डर जाए 1 मिनट हो। परवाल है एक, यानी परवाल है एक, यानी ये बताना है परवाल एक जीव है। ये क्या है? ये भाई समुद्री जीव है। क्या है ये? परवाल एक समुद्री जीव है जो भाई ओशियन होता है, समुद्र होता है, उसके अंदर जीवित हो रहता है, यानी वो वहां पर रहता है। जैसे मनुष्य धरती पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वैसे ही परवाल एक ऐसा जीव है जो पानी के अंदर रहता है, यानी समुद्र के अंदर। आगे ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, जो भाई ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? वो मापा जाता है भाई सिफ्गो गैमोनोमीटर। सिफ्गो, दोबारा पढ़े देखो, अक्षरों को तोड़कर पढ़े। बायोलॉजी के अंदर जितने बड़े अक्षर होते हैं, बड़े शब्द होते हैं, उन्हें जितना भी हो भाई आप तोड़ के पढ़े। कैसे? सिफ गैमो सिर्फ गैमो मैनोमीटर। सिर्फ गैमो मैनोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है ब्लड प्रेशर? सिर्फ गैमो मैनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? सिर्फ गैमो मैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है? सिर्फ गैमो मैनोमीटर। सिर्फ गैमो मैनोमीटर। बायोलॉजी के अंदर जितने भी होते हैं भाई वर्ड अधिक लॉन्ग होते हैं, जो लॉन्ग वर्ड होते हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में तोड़कर पढ़े, समाल अक्षर कर कर। तो अगला प्रश्न देखे भाई, अगला प्रश्न क्या, हमारा ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं। अगला प्रश्न देखे क्या है, सोते समय मनुष्य का रक्त, जो मनुष्य होते हैं वे जब सोते हैं, बस स्लीपिंग टाइम होता है उनका, उस समय बताना जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, सामान्य रहता है, क्या रहता है भाई? भाई घट जाता है। घट जाता है। कैसे घट जाता है भाई? ऐसे घट जाता है क्योंकि जब मनुष्य सोता है ना भाई, उस समय वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो भाई जो ब्लड प्रेशर है वो भाई फ्लो ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा फ्लो नहीं होगा तो भाई ब्लड प्रेशर घटेगा। ये आप ध्यान रखना। ध्यान रखना भाई, क्या होता है? सोते समय मनुष्य का रक्त घटता है, रक्तचाप। अगला प्रश्न देखिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। ये देखें, जब भी हम दौड़ लगाएंगे हमारी मांसपेशियों खींचेंगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी। हमारी हार्ट होता है वो भी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा। हार्ट होता है वो जो रक्त होता है उसे पंप करेगा तो भाई रक्तचाप बढ़ेगा नहीं, जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, तो इससे क्या होता है, जो जब भी हम दौड़ लगाएंगे उससे हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। यह आप ध्यान रखना, क्या होता है? बढ़ जाता है। तो भाई कुछ कॉमन बात है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। तो ये कुछ कॉमन बातें होती है भाई, ये तो याद भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। जो हीमोग्लोबिन होता है भाई, जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे रक्त में पाया जाता है। तो ये कार्य क्या करता है? इसका कार्य बताना है। कार्य क्या करता है मानव शरीर में? ये ऑक्सीजन की परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में मदद करता है। जब भी हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, यानी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होती है उसे पकड़कर जितने भी पार्ट हमारे शरीर के उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हीमोग्लोबिन मदद करता है। तो ऑक्सीजन परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन।
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को मानव शरीर में जितने भी पार्ट है उन तक पहुंचाता है। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? यानी एंटीबॉडी बताना भाई। मानव है उसके अंदर 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप। कौन सा? ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं भाई। ये बताना है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो भाई ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती भाई, ये आप ध्यान रखना। अगला है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? यानी ये बताना है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो भाई ओ, ब्लड ग्रुप ओ, यानी रुधिर वर्ग ओ में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यह आप ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप ओ। अगला है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? यानी किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? तो कौन सा भाई? ओ। यह आप ध्यान रखना। ना ही इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या? एंटीबॉडी। ना ही इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, ना ही इसमें एंटीजन पाया जाता है। ये जो ब्लड ग्रुप, जिसके भी अंदर ब्लड ग्रुप ओ मिलेगा खून, वो भाई किसी को भी खून दे सकता है। इसका खून जिसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है वो भी ले सकता है, ए बी वाला भी ले सकता है और ओ वाला भी ले सकता है। ये तीनों को ही अपना जो खून है वो दे सकता है। इसके अंदर ना ही एंटीबॉडी है ना ही एंटीजन है, या आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? जो भाई मनुष्य के अंदर मेरुदंड होता है ना, जो मेरुदंड होता है उसके अंदर कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है भाई? 31। कितनी निकलती है भाई? 31। ये आप ध्यान रखना, 31 निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न देखे भाई, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर खत्म होती है? कहाँ पर खत्म होती है? जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जाती है, तो ये बताना वो कहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यह आप ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भाई मनुष्य के अंदर एक पावर हाउस का काम करती है। ये जो सेल होती है ना, सेल से मिलकर हमारा शरीर बनता है। जो सेल होती है इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? जो सेल होती है, एक मिनट, तो जो सेल होती है इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सेल को प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल को पावर प्रोवाइड करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि सेल माइटोकॉन्ड्रिया से ही जितनी भी एनर्जी है वो लेता है। जैसे ट्रांसफार्मर से हम बिजली लेते हैं ना, घर में लेते हैं, वैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया
सेल को पावर देता है। क्या देता है? पावर। अगला प्रश्न देखिए भाई आप, मनुष्य पुरुष की नसबंदी को कहते हैं। जो मनुष्य पुरुष होता है, मेल होता है, मेल के अंदर नसबंदी की जाती है। नसबंदी क्या होती है ये आप पहले ये देखें। नसबंदी वे होती है भाई जो मनुष्य आगे जाकर कोई भी संतान को जन्म नहीं देना चाहता। पुरुष तो जन्म नहीं दे सकता, पुरुष का जो स्पर्म होता है वो आगे जाकर फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज ना हो, इसलिए वो क्या करता है, वो भाई जो पुरुष होता है उसकी नस बंदी कर देता है। जहाँ से जो स्पर्म निकलता है ना, जहाँ से स्पर्म निकलता है वहाँ से उस वाल को, यानी उस जो वो होती है, नली होती है, उसको बांध देता है या काट देता है। इससे मनुष्य की नसबंदी हो जाती है पुरुष की। तो उसे क्या कहते हैं? वैक्सेक्टोमी। वैक्सेक्टोमी, ये आप ध्यान रखना। ये शब्द आप ध्यान से पढ़ना भाई, ये बहुत। तो हमारा ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ये आ गया भाई, ये देखो। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं। जो स्त्री होती है भाई, उनकी नसबंदी कहाँ पर होती है भाई? जो वो होती है ना, एग। स्त्रियों में एग निकलता है, पुरुषों में स्पर्म। ये दोनों मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी वो बनाते हैं। दोनों मिलकर डिवीजन होगा तो बच्चा बनेगा। तो स्त्रियों में भी नसबंदी होती है। वो भाई जो एग निकलता है ना, उस सिस्टम को, उस नली को बंद कर देते हैं। उस नली को बंद करेंगे तो जो ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। देख, ट्यूबेक्टोमी, ये आप ध्यान रखना। ट्यूबेक्टोमी। तो ये नसबंदी होती है भाई स्त्रियों के अंदर। तो जो ऑपरेशन होता है उसका नाम ये है ट्यूबेक्टोमी। और वैक्सेक्टोमी ये भाई पुरुषों के अंदर होती है। वैक्सेक्टोमी ये पुरुष के अंदर होती है, यानी मेल के अंदर होती है। ये फीमेल के अंदर होती है, ये आप ध्यान रखना। तो इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला जो भी मैं नोटिफिकेशन इस चैनल पे डालूं तो आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी बच्चा किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसे इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।